अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट बिलाल अहमद। तो आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का लेक्चर नंबर 2 जॉन डाल्टन एटॉमिक मॉडल या जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी स्टार्ट करते हैं। तो एटम का वर्ड हमारे पास फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था। एटम का जो वर्ड है ये यूज़ हुआ था, पहले इसे हम एटोमस बोलते थे। ये 400 BC में यूज़ हुआ था। पहले इसको क्या कहते थे? एटोमस। तो ए का मतलब है नट और टोमस का मतलब है टू बी कट, नट टू बी कट। मतलब कि एटम हमारे पास वो पार्टिकल होगा कि ये फर्दर हमारे पास डिविजिबल नहीं होगा, मतलब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, जो कि ये बात बाद में गलत साबित हुई क्योंकि एटम हमारे पास डिविजिबल है और फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? फंडामेंटल जो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर ये सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है तो फिर ये डिविजिबल हुआ। लेकिन पहले जो नाम दिया गया था एटोमस, फिर बाद में एटम बन गया, एटोमस से एटम बन गया, अभी तक यह नाम रहा है। तो 400 BC के बाद 19th सेंचुरी के स्टार्ट तक एटम के बारे में कोई साइंटिफिक वर्क नहीं हुआ था। फिर 19th सेंचुरी के स्टार्ट में 1808 में एक इंग्लिश स्कूल टीचर था जॉन डाल्टन। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किया। उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि एटम हमारे पास बहुत स्मॉल टिनी पार्टिकल्स है और जितना भी मैटर है यूनिवर्स में, फॉर एग्जांपल ये हमने एक मैटर का पीस लिया, मैटर हो गया ये, तो जिधर भी कहाँ भी मैटर होगा वो हमारे पास छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से बना होगा, स्मॉल टीनी पार्टिकल्स। और इन स्मॉल टीनी पार्टिकल्स को इसने नाम दिया, जॉन डाल्टन ने स्मॉल टीनी पार्टिकल्स को नाम दिया एटम्स का। ये होते हैं लाइक सॉलिड बॉल्स की तरह, जो सॉलिड बॉल्स होते हैं उसकी तरह होते हैं। तो इसकी जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हम मेन पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं नंबर वाइज। मैटर हमारे पास बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होगा और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास है एटम इज़ एन इंडिविजिबल पार्टिकल। एटम हमारे पास इंडिविजिबल पार्टिकल है, मतलब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। अब ये पॉइंट गलत है हमारे पास, लेकिन चूँकि ये थ्योरी का हिस्सा है, जॉन डाल्टन एटॉमिक मॉडल का हिस्सा है, इसलिए हम इसको सिर्फ पढ़ने की हद तक महदूद रखते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास है एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब एटम हमारे पास न पैदा हो सकता है और न ख़त्म हो सकता है। इसमें हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात हो रही है कि मैटर न क्रिएट हो सकता है और न डिस्ट्रॉयड हो सकता है। तो एटम भी क्या है? मैटर है ना। तो ये वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाली बात हुई। तो अगर न पैदा हो सकता है मैटर यानी एटम और न ख़त्म हो सकता है, तो इसमें यह होता है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होता है, या फॉर एग्जांपल सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से फिर गैस में कन्वर्ट हो गया। एक बात तो ये हुई इसकी कन्वर्जन की, मतलब डिफरेंट स्टेट से अपनी बदलते हैं। और दूसरी बात ये हुई कि ये मैटर है, एटम हमारे पास क्या है? मैटर है, तो ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है। दो बातें हुई। पहली बात यह है कि मैटर यानी एटम हमारे पास एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होगा, या मैटर से एनर्जी में कन्वर्ट होगा, लेकिन कभी न ख़त्म हो सकता है और न पैदा हो सकता है। थर्ड पॉइंट ये हो गया, और इसे हम क्या कहते हैं? इन दोनों बातों को मिला के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फोर्थ पॉइंट है हमारे पास एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप एंड अदर प्रॉपर्टीज़। मतलब किसी ख़ास एलिमेंट के एटम्स हमारे पास आइडेंटिकल होंगे, एक तरह के होंगे। किस चीज़ में? साइज़ में भी एक तरह होंगे, शेप में भी, और बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें भी। फॉर एग्जांपल ये हमने एक एलिमेंट लिया ऑक्सीजन का एलिमेंट हमने लिया ये
तो इसमें जितने भी एटम्स हैं ये सारे के सारे एटम्स एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, साइज़ में भी आइडेंटिकल होंगे, शेप में भी, और बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उन सब प्रॉपर्टीज़ में ये आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन के एटम्स है ये सेम पर्टिकुलर एलिमेंट के हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, व्हाइल एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, के डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल ये हमने ऑक्सीजन का एलिमेंट लिया और इसके अंदर बहुत सारे ऑक्सीजन के एटम्स हैं, और इसके साथ हमने कार्बन का एलिमेंट लिया, कार्बन के अंदर भी, कार्बन एलिमेंट के अंदर भी बहुत सारे एटम्स हैं। तो ऑक्सीजन के एटम्स और कार्बन के एटम्स, चूँकि ऑक्सीजन और कार्बन दो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये एक दूसरे से साइज़ में भी डिफरेंट होंगे, शेप में भी डिफरेंट होंगे, और बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उन तमाम प्रॉपर्टीज़ में ऑक्सीजन और कार्बन के एटम्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स है। सिक्स पॉइंट है हमारे पास, एटम कंबाइंस इन स्मॉल होल नंबर रेशो। एटम जब हमारे पास कंबाइन होते हैं, मतलब रिएक्शन करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, या एटम्स कंबाइन होकर कंपाउंड भी बना सकते हैं, तो इसका कम्बिनेशन का जो तरीक़ाकार होते हैं वो स्मॉल होल नंबर रेशो में कंबाइन होते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हमारे पास है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब बनते हैं तो ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या है, C6H12O6। तो ग्लूकोज की इस एक मॉलिक्यूल से हम इनके अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं इनका रेशो ऑफ कम्बिनेशन डिटरमाइन करते हैं। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन के एटम्स है, 12 हाइड्रोजन के एटम्स है और 6 ऑक्सीजन के एटम्स है। तो इन मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ़ एटम्स होता है इनको आप सिंपल करें। फॉर एग्जांपल 6, 12 एंड 6, तो 6 1s are 6, 6 2s are 12 एंड 6 1s are 6, तो 1:2:1 इसका आ गया। तो ग्लूकोज के अंदर एटम्स की कम्बिनेशन का जो रेशो है वो है 1:2:1, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, इस तरह से, ठीक है। तो एटम्स की कम्बिनेशन की बात हुई कि किस तरह से स्मॉल होल नंबर रेशो में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, ये एग्जांपल हमने लिया। एटम जो स्मॉल होल नंबर रेशो में कंबाइन होते हैं तो इसके लिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन हो गया, बेंजीन का केमिकल फार्मूला है C6H6। ये क्या है हमारे पास, बेंजीन है। तो इनके अंदर, बेंजीन के अंदर हमारे पास कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन के 6 एटम्स है और हाइड्रोजन के भी 6 एटम्स हैं। तो इन दोनों को अगर हम सिंपल करें तो 6 एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होता है, क्या रहता है 1:1। तो बेंजीन के अंदर हमारे पास एटम्स की कम्बिनेशन का जो रेशो है वो है 1:1, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है, C6H6 दोनों एक जैसे हैं, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स सेम है, दोनों 6 एटम्स हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होते हैं और 1:1 रहता है। और हम एग्जांपल लेते हैं तीसरा, कि एटम्स किस तरह स्मॉल होल नंबर रेशो में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। तो H2O वाटर का केमिकल फार्मूला है। H2O के एक मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो ये मज़ीद सिंपल नहीं हो सकता, क्योंकि 2:1 ही ये रह जाएगा। तो H2O के अंदर हमारे पास एटम्स की कम्बिनेशन का जो रेशो है वो है 2:1। तो ये एटम्स हमारे पास किस तरह से स्मॉल होल नंबर रेशो में कंबाइन होते हैं, इसके लिए हमने 3 एग्जांपल ली। फर्स्ट वन ग्लूकोज का, सेकंड वन बेंजीन का और थर्ड वन H2O यानी वाटर का। 7th नंबर पॉइंट है जो कि है ऑल केमिकल रिएक्शंस आर ड्यू टू कम्बिनेशन और सेपरेशन ऑफ एटम्स। तो जितने भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये सब के सब केमिकल रिएक्शंस या तो कम्बिनेशन ऑफ एटम्स की वजह से होंगे कि एटम्स कंबाइन होंगे तो रिएक्शन होगा, और या सेपरेशन ऑफ एटम्स की वजह से होंगे कि एटम्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे तो तब जाके रिएक्शन होगा। इसके हम 2 एग्जांपल लेते हैं। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं कि किस तरह से कम्बिनेशन ऑफ एटम्स की वजह से हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है। फर्स्ट वन है कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो हमारे पास बन जाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यह हमारे पास एग्जांपल हो गया कम्बिनेशन ऑफ एटम्स
कि कम्बिनेशन ऑफ एटम्स की वजह से केमिकल रिएक्शन होता है। तो पहले ये कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग थे, जब ये दोनों कंबाइन हुए तो इससे CO2 गैस बन गया। और सेपरेशन ऑफ एटम्स का हम एग्जांपल लेते हैं कि सेपरेशन ऑफ एटम्स की वजह से किस तरह से हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है। तो सेपरेशन ऑफ एटम्स के एग्जांपल में आता है, हमारे पास है 2HI। तो 2HI में हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स है और आयोडीन के एटम्स है। तो जब हाइड्रोजन और आयोडीन के एटम्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास H2 + I2 बन जाता है। तो यह हमारे पास सेपरेशन ऑफ एटम्स का एग्जांपल हो गया कि इस केस में हमारे पास एटम्स सेपरेट हो जाता है, H2 और I2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, किससे, 2HI से H2 और I2 बन जाता है। तो इन दोनों केसों में केमिकल रिएक्शन होता है। फर्स्ट वन में हमारे पास एटम्स कंबाइन हुए तो केमिकल रिएक्शन हुआ, C+O2 से कार्बन प्लस ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। सेकंड केस में 2HI, इसमें जो एटम्स थे हाइड्रोजन और आयोडीन के, तो ये एक दूसरे से सेपरेट हुए और H2 + I2 बन गया। तो ये आज का हमारा टॉपिक लेक्चर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का था, जॉन डाल्टन एटॉमिक मॉडल या जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा लेक्चर होगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल।